नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। मेरा नाम है आकांक्षा। आज जो परिस्थितियां चल रही हैं कांग्रेस नेता को लेकर देश में, तो आइए हम कांग्रेस के एक नेता से बात करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर अरुणेश यादव है और मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता हूँ। सर, आजकल हम देख रहे हैं जब भी सुबह उठते हैं ईडी, कांग्रेस, प्रोटेस्ट यही सब चल रहा है। आज भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और मतलब सारे कांग्रेस नेताओं को मतलब अरेस्ट कर लिया गया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है। आप ही लोगों की शिकायत थी कि कांग्रेस सड़क पे नहीं है। खास तौर से मीडिया के लोग ये कहते थे कि कांग्रेस ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति कर रही है, राहुल जी और प्रियंका जी ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। और पिछले 3 से 4 महीने अब आप ही लोग सवाल कर रहे हैं कि साहब हर मुद्दे पे कांग्रेसी जो है सड़क पे क्यों आ जाते हैं। तो हम तो आपकी शिकायत दूर करने के लिए और जनता के जो मुद्दे हैं उनको और मजबूती से रखने के लिए सड़क पे हैं और शुरू से सड़क पे थे। ये बात अलग है, कभी भी गोदी मीडिया ने और नेशनल मीडिया ने उस खबर को नहीं दिखाया। दरअसल होता ये है कि खबरें वही दिखाई जाती हैं जो पीएमओ से जिसको मंजूरी मिल जाती है। और अगर आज के हम प्रोटेस्ट की बात करें तो अब इसमें बीजेपी आईटी सेल के लोग कलाकारी भी करेंगे। वो लोग ये कहेंगे कि ईडी के डर से ये प्रोटेस्ट किया गया है। जैसे सुबह में तमाम न्यूज़ चैनलों पे देख रहा था कि महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी तो बहाना है, असली मकसद तो इनका ईडी से पीछा छुड़ाना है। लेकिन हकीकत इससे परे है। हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, अग्निवीर और इस तरह के जो तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पे बराबर पिछले 4-5 महीने से, जब से उदयपुर में हमारा जो नव संकल्प शिविर हुआ था, तो चिंतन शिविर हुआ था, तो उसमें बड़ा ये डिसाइड किया गया था कि ज़िले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे और दिल्ली में भी हर 15 दिन में, हर 10 दिन में इस तरह का एक मूवमेंट किया जाएगा। और उसी मूवमेंट की जो डर है, उस मूवमेंट का जो भय है, उस मूवमेंट का जो खतरा है, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को है। इसी वजह से सरकार डरी हुई है और उसी की प्रतिक्रिया में सरकार हमें ईडी का डर, पुलिस का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर, ये डर दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका गांधी को भी डिटेन किया गया। कांग्रेस के नेताओं को, मतलब महिलाएं नेताओं जो थी उन्हें भी बस में घसीट के डाला गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी मतलब क्या करेगी इसके बाद? आपको लगता है कि आपका बीजेपी डरी हुई है। ये आज का प्रोटेस्ट कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है। इससे पहले 8-10 प्रोटेस्ट और हो चुके हैं और इन सारे प्रोटेस्ट में हमने ये देखा है, एक चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। चाहे वो अलका लांबा जी हों, चाहे वो नेटा डिसूजा जी हों, चाहे वो हमारी युवा कांग्रेस की साथी हों, चाहे हमारी वयोवृद्ध महिलाएं हों, सभी के साथ पुलिस की अभद्रता देखने को मिली है। कई जगह पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। कई जगह उनके बाल खींचने की, उनके कपड़े फाड़ने की, अभी कई महिला सांसदों के कपड़े भी फाड़े गए हैं बीजेपी सरकार की पुलिस द्वारा। अब आप कहेंगे मैं बीजेपी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करना, जनता की आवाज़ उठाना और जनता के सवालों के लिए खड़े होना जनता के प्रतिनिधि का काम है। एक विधायक और सांसद का काम है कि अगर मौजूदा सरकार की कोई नीति गलत है तो उसके खिलाफ वो विपक्ष का जो विधायक है या सांसद है वो विरोध प्रदर्शन कर सकता है। सभी जो विधायक सांसद थे कांग्रेस के या जितने नेता थे कांग्रेस के, ये सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। किसी के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। हमें सरकार से अगर हम संसद में सवाल करते हैं तो हमें सवाल नहीं करने दिया जाता है। 50 से ज़्यादा विपक्ष के सांसदों को डिटेन किया गया, 50 से ज़्यादा विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया, विपक्ष के सांसदों को संसद के बाहर, मतलब कितना दुर्भाग्य की बात है, संसद के बाहर सांसद सो रहा है, चाहे वो क्या कहते हैं वो मच्छरदानी लगा के सो रहा है। तो ये शर्म की बात है कि संसद में एक चुना हुआ सांसद, जो जनता द्वारा चुना गया है सांसद, उसकी आवाज़ को नहीं उठाने दिया जा रहा है। सभापति, आप महंगाई पे बात करो, सभापति मना कर देता, भाई महंगाई पे चर्चा नहीं होगी। आप जीएसटी पे चर्चा करो, सभापति मना कर देते, नहीं साहब दिस इज़ नॉट अलाउड। आप बेरोजगारी पे बात करो तो मना कर देते हैं, भगा देते हैं सांसदों को। फिर किस पे चर्चा होगी?
कुछ शब्द जो हैं वो पहले ही बैन कर दिए गए थे कि आप जुमला जीवी और तमाम वो तरह के शब्द हैं, उन शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है और जो जितनी भी सरकारी मशीनरी है, इस सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी है इस देश की, और इसने देश के लिए शहादतें दी हैं। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा जी हो, तमाम नेता हैं। लिस्ट अगर मैं लेके पढ़ना शुरू करूंगा तो हजारों नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान दिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, प्राण तक न्यौछावर किए हैं। और मुझे आरएसएस के लोग जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, ये 10 नाम गिना दें कि हाँ साहब ये 10 लोग ऐसे थे आरएसएस के लोग जो आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने बलिदान दिया या फिर जिन्होंने देश के लिए कोई काम किया। हाँ, इन्होंने काम किया है, लेकिन क्या काम किया? इन्होंने अंग्रेज़ों से पेंशन ली, इन्होंने मुखबरी की अंग्रेज़ों के लिए, इनका जो है सरदार भगत सिंह के खिलाफ जो केस लड़ने वाले वकील थे वो भी आरएसएस के थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मुखबिरी है वो भी इनके द्वारा की गई। और इसके अलावा तमाम सैकड़ों जो क्रांतिकारी थे और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन सब की मुखबिरी करने का ये काम करते हैं। बाकायदा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है एक केस ग्वालियर में आया था जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए मुखबरी की थी, और वो पर्चे माधवराव सिंधिया जी ने, स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी ने, जब चुनाव हो रहा था गुना में, तो वो पर्चे भी बांटे थे। उसके भी पुख्ता सबूत हैं। जो सावरकर, जिसकी विचारधारा पे आरएसएस चल रही है, सावरकर ने 10 से ज़्यादा बार, 9 या 10 बार तो अंग्रेज हुकूमत से लिखित माफ़ी मांगी है और आजीवन पेंशन लेते रहे हैं। इस तरीके के बहुत से इनके जो जिनको ये लोग आदर्श मानते हैं, तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्वार्थ में और जो सिर्फ लालच में, जिन्होंने देश को बेचने का काम किया। अब ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने देश के 2 टुकड़े किए, लेकिन ये बताइए 2 नेशन पॉलिसी को कौन फॉलो कर रहा था? कौन था जो 2 नेशन पॉलिसी को जो है लागू करवाने के पीछे था? आरएसएस और मुस्लिम लीग। आरएसएस और मुस्लिम लीग ने मिलके बंगाल में चुनाव लड़ा, इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, रिकॉर्डेड हैं सारी चीज़ें। और अभी ये जो देशभक्ति की बात करते हैं, पीडीपी के साथ मिलके इन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। अब जब उनसे गठबंधन इनका टूट गया किसी वजह से, अब उन्हीं पीडीपी के जो नेता हैं महबूबा मुफ्ती जी, उनको ये नज़रबंद किए हुए हैं। तो इनकी जो नीतियां हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है। इनका जो बलिदान है वो सिर्फ दिखावटी बलिदान है। असली जो इनका एजेंडा है, असली जो इनका मकसद है, वो देश को तोड़ने का मकसद है। वो सरकार जो वो हमेशा सत्ता में रहने का मकसद है। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को और अमीर बनाने का मकसद है। अगर ये वाकई गरीब के, आम आदमी के हक की बात करते तो 11 लाख करोड़ रुपया अपने व्यापारी मित्रों का, अंबानी अडानी जैसे व्यापारी मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ़ किया है। और ये संसद में रिकॉर्डेड बयान है। संसद की बात झूठी तो हो नहीं सकती। और इन्होंने गरीब जनता को क्या दिया? आटा से लेके, पनीर से लेके, दूध से लेके, जो ज़रूरत के सामान है सब पे जीएसटी का बोझ लगा दिया। तो इस तरह की जो नीतियां हैं, इसको लेके हमारा विरोध है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क पे है, सड़क पे रहेगी, जनता की आवाज़ उठा रही है, उठाती रहेगी। राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखरता से कह दिया है कि मोदी जी हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। अचानक से 144 धारा लगा दी गई, तो क्या इसकी ज़रूरत थी? साहब, ज़रूरत तो इस तरीके से जो जीएसटी लगाई गई है उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। किसानों के खिलाफ जो कानून लगाए गए थे उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अग्निवीर योजना जो सरकार ने दी है उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। खासियत बीजेपी की देखिए, जिस चीज़ की वाकई जनता को ज़रूरत होती है वो चीज़ आपको नहीं देंगे और ज़बरदस्ती आपके ऊपर कुछ चीज़ें थोप देंगे। जनता को क्या चाहिए? महंगाई से निजात, ये क्या दे रहे हैं? जीएसटी का उपहार। जनता को क्या चाहिए? रोजगार, ये क्या दे रहे हैं? बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
जनता को क्या चाहिए कि जो ज़रूरत का सामान है वो हमारी पहुंच में हो, उस सामान को ये पहुंच से दूर करते जा रहे हैं। जनता को क्या चाहिए कि एक सुरक्षा भाव रहे, महिलाओं के साथ सुरक्षा हो, महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति के लिए ये सरकार में आए थे और इनका नारा भी था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार और अब की बार मोदी सरकार। और इनके खुद के जो आरटीआई से आंकड़े आए हैं वो आंकड़े ये कहते हैं कि 2014 से पहले जो महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं थी उसमें और 2022 तक अब तक औसतन 30 से 40% घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है और ये वो घटनाएं हैं जो कोर्ट में दर्ज हुई हैं। तो इनकी जो नीतियां हैं और जो इनकी नीयत है और जो इनकी मंशा है उसमें बहुत फ़र्क है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। आगे की और खबरों के लिए बने रहें अमन न्यूज़ के साथ।